आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम इस क्लास में 2021 लेवल 2 सोशल साइंस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि रीट 2025 की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलो शुरू करते हैं कि वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर एवं उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई थीं? वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर एवं उनके अनुयायियों की शिक्षा लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई थीं? नंबर ए बल्लभी, नंबर 2 लोथल, नंबर 3 रंगपुर, नंबर 4 भरूच। तो वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर एवं उनके अनुयायियों की जो शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई थी? तो गुजरात में यह बल्लभी, लोथल, यह जो लिखी गई थी यह बल्लभी में लिखी गई थी। कहाँ पर? वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर एवं उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के बल्लभी में लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि संघ में पुरुष और स्त्रियों की रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। यह हमें किस त्रिपिटक से ज्ञात होता है? नंबर ए अधिधम्म पिटक, नंबर 2 सुत्त पिटक, नंबर 3 विनय पिटक, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। यह हमें किस त्रिपिटक से ज्ञात होता है? तो संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, यह जो हमें विनय पिटक से पता चलता है, क्योंकि विनय पिटक को शिष्यों के अनुशासन की टोकरी कहा जाता है और सुत्त पिटक को वचनों की टोकरी कहा जाता है। अधिधम्म पिटक जो है अन्य सिद्धांतों से संबंधित माने जाते हैं। नंबर 3 देखते हैं, कौन सी नदियों में मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? नंबर 1 गोदावरी तुंगभद्रा, नंबर 2 गंगा सोन, नंबर 3 चंबल और माही, नंबर 4 कृष्णा और कावेरी। तो कौन सी नदियों ने मगध के यातायात एवं जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो वह गंगा एवं सोन नदी ने मगध के यातायात एवं जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए गए हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए गए हैं। नंबर 1 प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में, नंबर 2 पाली भाषा और देवनागरी लिपि में, नंबर 3 संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में, नंबर 4 पंजाबी भाषा और गुरमुखी लिपि में। तो अशोक के जो अधिकांश अभिलेख पाए गए हैं वो प्राकृतिक एवं ब्राह्मी लिपि में अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए गए हैं।
प्रश्न नंबर 5 देखते हैं कि वह कौन सा भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था तथा उनसे भूमि कर व अन्य प्रकार के कर राजा द्वारा नहीं वसूले जाते थे। नंबर 1 अग्रभाग, नंबर बी अग्रहार, नंबर 3 अग्रदान, नंबर 4 भूमिदान। तो वह कौन सा भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था, उनसे भूमि कर या अन्य कोई कर नहीं वसूला जाता था। तो जो ब्राह्मणों को जो दान में दिया जाता था वह अग्रहार कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राज कवि हरिसेठ ने किस भाषा में की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेठ ने किस भाषा में की थी? नंबर 1 प्राकृत, नंबर 2 हिंदी, नंबर 3 पाली, नंबर 4 संस्कृत। तो प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेठ ने संस्कृत भाषा में की थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि शुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेनानायक के द्वारा की गई थी? शुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेनानायक के द्वारा की गई थी? नंबर 1 पुष्यमित्र शुंग, नंबर 2 अग्निमित्र शुंग, नंबर 3 वसुमित्र शुंग, नंबर 4 देवभूति शुंग। तो जो शुंग वंश की स्थापना की गई थी वह पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि उस कनिष्ठ राजकवि का चयन कीजिए जिसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की थी। नंबर 1 सौदारनंद, नंबर 2 अश्वघोष, नंबर 3 शूद्रक, नंबर 4 हर्षवर्धन। तो उस कनिष्ठ राजकवि का चयन कीजिए जिसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की थी। तो वह अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक उपखंड कौन सा था? मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक उपखंड कौन सा था? तो पेशकश, जहांगीर, मिल्कियत या परगना। तो मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक उपखंड कौन सा था? तो एक प्रशासनिक जो उपखंड माना जाता था वह परगना को एक प्रशासनिक उपखंड माना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं कि अलवर संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में जाना जाता है। अलवर संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में जाना जाता है तो वह है नलयारी दिव्य प्रबंधम। कौन सा है? नलयारी दिव्य प्रबंधन से तमिल वेद के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजवंश से संबंधित थी? नंबर 1 कछवाहा, नंबर 2 राठौर, नंबर 3 परमार, नंबर 4 चौहान। तो मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित मानी जाती थी? तो वह
कच्छवाहा राजपूत वंश से संबंधित मानी जाती थीं। अगला प्रश्न देखते हैं कि यह फल एक दिन हमारे ही मुंह पर आ गिरेगा। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह कथन किस रियासत के बारे में कहा था कि ये फल एक दिन हमारे ही मुंह पर आ गिरेगा? 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह कथन किस रियासत के बारे में कहा था? नंबर 1 सतारा, नंबर 2 अवध, नंबर 3 झांसी, नंबर 4 नागपुर। तो यह कथन जो कहा गया था अवध के बारे में कहा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रत्यक्ष कार्रवाई हेतु दिवस हेतु कौन सा दिन निर्धारित किया गया था? नंबर 1 14 अगस्त 1948, नंबर 2 16 अगस्त 1947, नंबर 3 16 अगस्त 1946, नंबर 4 14 अगस्त 1946। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हेतु कौन सा दिन निर्धारित किया गया था? तो वह निर्धारित किया गया था 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हेतु निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? नंबर 1 59, नंबर 2 61, नंबर 3 63, नंबर 4 71। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो वह 61 के तहत घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? नंबर 1 पंथ निरपेक्षता, नंबर 2 संघीय शासन, नंबर 3 राजनीतिक न्याय, नंबर 4 प्रतिष्ठा की समानता। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? तो संघीय शासन जो है भारत की प्रस्तावना की विशेषता नहीं है। भारत की जो प्रस्तावना है वो अमेरिका से ली गई थी और भारत की जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? नंबर 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नंबर 2 के.एम. मुंशी, नंबर 3 ए.एन. सिन्हा, नंबर 4 एच.सी. मुखर्जी। तो भारत की संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन माने गए थे? तो भारत की संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वो एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष माना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष माने गए थे, स्थायी अध्यक्ष माने गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं
कि वर्तमान में भारत के संविधान की किस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो वर्तमान पहले ये जो था संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार माना जाता था, लेकिन वर्तमान में इसे मौलिक अधिकार से हटा करके संपत्ति को अधिकार को एक विविध अधिकार बना दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया था। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया था। नंबर 1 74वां संविधान संशोधन, नंबर 81वां, नंबर 3 86वां, नंबर 4 91वां। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु 86वां संविधान संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल हैं। नंबर 1 संसद के दोनों सदनों के सदस्य, नंबर 2 राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, नंबर 3 A और 2 दोनों, नंबर 4 राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। तो भारत के उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल में जो शामिल होते हैं वो संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति के पास अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति के अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो 143, 147, 140 या 145। तो भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की जो शक्ति अधिकार है वह अनुच्छेद 143 में वर्णित किया गया है। इसके तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान के किस भाग में शहरीय स्थानीय शासन वर्णित है। भारत के संविधान के किस भाग में शहरीय स्थानीय शासन वर्णित है। नंबर 1 8, नंबर 2 9A, नंबर 3 11, नंबर 4 10A में। तो भारत के संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय शासन वर्णित है। तो 9A में शहरी शासन स्थानीय वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितनी महिला सदस्य होना अनिवार्य है। नंबर 1 2, नंबर 2 3, नंबर 3 4, नंबर 4 5। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम 2 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से काम करता है। नंबर 1 मंत्रिपरिषद, नंबर 2 उपराष्ट्रपति, नंबर 3 लोकसभा का अध्यक्ष
और नंबर 4 राज्यपाल। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 34 के तहत राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का एक समूह है। नंबर 1 बुध शुक्र पृथ्वी बृहस्पति। नंबर 2 शुक्र पृथ्वी बुध मंगल। नंबर 3 पृथ्वी मंगल शुक्र बृहस्पति। नंबर 4 पृथ्वी मंगल बृहस्पति और शनि। तो आंतरिक ग्रहों का जो समूह माना जाता है वो शुक्र पृथ्वी बुध और मंगल को आंतरिक ग्रहों का समूह माना जाता है और अन्य सभी को बाहरी ग्रह माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्रमशः अक्षांश व देशांतर के संबंध में सही अभिव्यक्ति है। निम्नलिखित में से अक्षांश व देशांतर के सही अभिव्यक्ति जो मानी गई है वो 23 डिग्री उत्तर से 66 डिग्री पूर्व में मानी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विषुव संबंधित है। विषुव संबंधित है 21 मार्च से 29 फरवरी से 22 दिसंबर से या 4 जून से। तो विषुव जो है संबंधित माना जाता है। विषुव को 21 मार्च से संबंधित माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रायद्वीप पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में कौन सी पर्वतमाला स्थित है। नंबर 1 विंध्याचल। नंबर 2 सतपुड़ा। नंबर 3 अरावली। नंबर 4 पूर्वी घाट। तो प्रायद्वीप भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में कौन सी पर्वतमाला स्थित है। तो यह जो है अरावली पर्वतमाला उत्तर पश्चिम की दिशा में स्थित मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों से संबंधित है। नंबर 1 पवन हिमनद ज्वालामुखी। नंबर 2 ज्वालामुखी भूस्खलन भूकंप। नंबर 3 भूकंप भूस्खलन नदी। नंबर 4 हिमनद समुद्री तरंग नदी। तो निम्नलिखित में से अंतर्जनित बलों से जो संबंधित माना जाता है वो ज्वालामुखी भूस्खलन भूकंप आदि को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक कौन थे। 1947 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक कौन थे। नंबर 1 अलेक्जेंडर कनिंघम। नंबर 2 R.B. बनर्जी। नंबर 3 R.E.M. व्हीलर। नंबर 4 सर जॉन मार्शल। तो 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक जो माने जाते थे वो R.E.M. व्हीलर को माना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण एक बहामना एवं क्षेत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया था। तो नंबर 1 सतकर्णी प्रथम ने। नंबर 2 शिव स्कंद सतकर्णी ने। नंबर 3 सिमुक ने। नंबर 4 गोमती पुत्र श्री सतकर्णी ने। तो किस सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण एवं क्षेत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया था।
तो गोमती पुत्र श्री सतकर्णी ने बताया था। आज के 30 प्रश्न पूरे होते हैं और यह प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं में से जुड़े हुए भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इससे पहले हमने 4 क्लासें 2022 के क्वेश्चनों को हल किया है और यह 2021 के क्वेश्चन हैं और इसके 30 क्वेश्चन कल हल करने वाले हैं। इसलिए अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।